स्वागत है। पीएनबी घोटाले को उजागर हुए 100 घंटे से ज्यादा हो गए। अभी तक यही पता नहीं चल पाया कि आखिर नीरव मोदी कहां है। जांच एजेंसियां महाघोटाले के छोटे छोटे गुर्गों का गला पकड़कर 11,000 करोड़ निकालने की दिलचस्प कोशिश जरूर कर रही है। इन्हीं कोशिशों को बड़ी कामयाबी भी बताई जा रही है। पीएनबी स्कैम में सरकार और सरकारी एजेंसियों की सफलता की कामना पूरा देश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। ये देश के लोगों का कमाया हुआ पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है। ये पैसा वापस आए तो उन्हें भी खुशी होगी, जिनका सीधा साधा कुछ भी नहीं गया है। लेकिन पुराने कई उदाहरण हमारे सामने हैं और उन नजीरों को देखने के बाद सवाल है कि क्या एजेंसियों की उछल कूद दिखावा भर है या नीरव और उसके पैसे वापस देश के हाथ लगेंगे। आज की चर्चा इसी पर। तो सवाल बड़ा यह है कि किसके राज में यह घोटाला हुआ। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली दोषी इस देश का कौन है। राजीव जेटली हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के। दिनेश वार्ष्णेय हैं, सीपीआई के नेता हैं। सुलेमान मोहम्मद खान है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशुतोष मिश्रा है, आर्थिक पत्रकार है। ललित वाधवा है, एक्स बैंकर हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजीव जी मेरा आप ही से है। आप लोग सरकार में हैं तो जाहिर सी बात है पहली जवाबदेही और पहला सवाल भी आप ही से होना चाहिए। अब जो सीबीआई के एफआईआर के आधार पर जो दावे कांग्रेस की ओर से किए गए, उसमें कहा गया कि 15 फरवरी की जो एफआईआर की कॉपी, जिसकी कॉपी हमारे पास भी है, 4,886 करोड़ के एलओयू उस वक्त जारी हुए और जो 29 जनवरी वाली एफआईआर थी उसमें इनिशियली 280 करोड़ माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब वो 6,500 करोड़ हो गया, तो यानी 11,500 करोड़ तो खाली 2017-18 का ही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसकी शुरुआत थोड़ी सी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। मुझे अच्छी बात है आपने प्रश्न को बीच में से उठाया, मैं इसको शुरुआत से उठाना चाहता था। देखिए, एक घोटाले की चर्चा हो रही है। एक राजनीतिक पार्टी जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वो ये कह रही है, मांग कर रही है कि जो घोटाला हमने किया था उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई आपकी सरकार ने करी है, और ये मांग बार बार की जा रही है। और आपने देखा होगा आज जितने भी न्यूज चैनल थे, टीवी चैनल थे, सब पर कांग्रेस प्रवक्ता ये केवल एक ही बात बोलते रहे और ये कहते रहे कि भाई हम तो घोटालेबाज थे, लेकिन आपने क्या किया। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि यही घोटाला, जिस घोटाले को आज संक्षेप में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि एक पैरेलल बैंकिंग चल रही थी। एक बैंकिंग जो राहुल गांधी की बैंकिंग थी, एक बैंकिंग सिस्टम जो कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम था। जो कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम था, उस बैंकिंग सिस्टम से दूसरे बैंकिंग सिस्टम को अलग करा गया ताकि इनका सर्वाइवल हो सके। और उस स्कैम में, जिस स्कैम को एस्केलेट भी किया जा रहा था, वक्त वक्त पे उसको बढ़ाया भी जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आज केवल हम ये चर्चा करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि जो घोटाला कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के वक्त में, जब वो नीरव मोदी के ओपनिंग सेरेमनी के अंदर गए थे, उसके मात्र 2 दिनों के बाद जो 1550 करोड़ रुपए का लोन उन्हें दिया था, उसके बाद जो घोटाला आगे बढ़ता चला गया, उसमें मोदी सरकार ने, आज देखिए राहुल गांधी जी का पैकेज आपने चलाया, कितने प्यारे ढंग से बोल रहे थे, मोदी जी मोदी जी। वो मोदी जी किसको कह रहे हैं? जो घोटालेबाज मोदी जी है। और अगर नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो वहां जी नहीं लगाते हैं वो। जहां पर घोटालेबाज की बात आती है, नीरव मोदी की बात आती है, राहुल गांधी वहां पर जी लगाते हैं। तो जी लगाना आज भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके बड़ा मजबूत गठबंधन है आपस में। अब दूसरी बात, 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति किसने जब्त करी? भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने। सीबीआई की रेड आज पूरे देश में कहां कहां पर नीरव मोदी और उनके एसोसिएट्स के ऊपर पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार के अंदर। आज उनके पासपोर्ट निरस्त किए जा रहे हैं, किसकी सरकार में? हमारी सरकार के अंदर। आज उनके बैंक खाते सीज किए गए, किसकी सरकार में? हमारी सरकार के अंदर। आज वो भागे हुए हैं तो किसकी सरकार में? वो भी हमारी सरकार में। लेकिन पहले ये भागा नहीं करते थे। यहां पर राहुल गांधी जी जाते थे, शुक्ला जी जाते थे, और इनके बड़े बड़े नेता जब भी इनसे मिलने जाते थे, उनके 2-2-3 दिन की दिन के अंदर 1500 करोड़ रुपए की सौगात उन्हें दे दी जाती थी। जिस घोटाले की धरपकड़ अगर की जा रही है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जा रही है। हां, कांग्रेस का हक बनता है, जो प्रश्न वो सुबह से उठा रहे हैं कि हमने जो घोटाला किया, उस घोटाले पे कितनी बड़ी कार्रवाई आपकी सरकार ने करी, और उस कार्रवाई को भी पूरी डिटेल के साथ बताया गया। कितने बैंक खाते सील किए गए, कितनी प्रॉपर्टियां जब्त की गई, कितने उनके अकाउंट सीज किए गए, कितनी उनकी कुड़क की गई, कितनी कितनी जगहों पर। तो ये
ये अच्छी बात है कि उन्होंने पूछा और हमने बताया। हम किसी भी तरीके से किसी भी घोटाले को जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के वक्त में हुए हैं उसे सरवाइव नहीं करने देंगे, उसका सबूत हम दे चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस से प्रश्न आप ये पूछिएगा, अब ये बताइए कि बार बार एक फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक बार बार जब ये कहते थे कि मिनट ऑफ मीटिंग के अंदर, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो कलकत्ता में हो, कि कार्रवाई करनी चाहिए, घोटाला हो रहा है, तो राहुल गांधी जी कार्रवाई क्यों नहीं करते थे? राहुल गांधी जी उनकी मिली भगत के साथ कौन सा बिजनेस चला रहे थे? सिंघवी साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ कौन सा बिजनेस चला रहे थे? ये जवाब आप कांग्रेस पार्टी को देने, और कोई कार्रवाई आज तक कांग्रेस पार्टी राजीव जी नीरव मोदी के खिलाफ मेहुल चोक्सी सर क्यों नहीं की गई? रेटिंग आ जाएगी। ठीक है आशुतोष जी, हमने देखा अचानक से बहुत तेज काम शुरू हो गया, ईडी एक के बाद एक छापे मार रही है, सीबीआई एक्शन में आ गई, सारी जांच एजेंसियां बिल्कुल एक्शन में आ गई, और एक दिन के अंदर यह भी बता दिया गया कि हमने करीब 5,500 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त कर ली। पहला सवाल, जैसे ही आंकड़ा मैंने सुना, मैंने कहा इतना भारी अगर सीजर हो गया है तो एक दिन में वैल्यूएशन कैसे हुआ? और अब जो दिनेश जी कह रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी लीज पर है और उसके जो डायमंड या तो मार्केट रेट से दोगुना पे ऐसे भी होते हैं, नीरव मोदी इतना बड़ा ब्रांड है, बाजार में बेचने जाएंगे तो हीरे का भाव तो मिलता नहीं है, ऊपर से अब दिनेश जी कह रहे हैं कि वो गड़बड़ी भी डायमंड के नाम पर कुछ भी क्रिस्टल दे देता है। तब वो आखिर क्या प्रेशर है कि 24 घंटे के अंदर देश को ये बताया जाए कि हमने 5,500 करोड़ का सीजर कर लिया? देखिए, इसमें जो सीजर की बात है उसमें भाजपा के ही जो है स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने उसका एक रीजन दिया था कि उन्होंने ये फिगर इसलिए कोट करी है क्योंकि ये जो मर्चेंट्स होते हैं ये अपने उसको इंश्योर कराते हैं, और ये उसकी उनका कहना है कि उसकी इंश्योर्ड वैल्यू है। अब हम और आप तो इस पे केवल जब तक असलियत सामने नहीं आती बैठ के बात ही कर सकते हैं। दूसरा, इन तीनों नेताओं की बात सुनने के बाद एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो जनता को समझ में आनी चाहिए कि ये जो सारा स्कैम है इसकी वजह है ब्यूरोक्रेसी। अगर ये जो है नेता लोग ऊपर से आते जाते रहते हैं, ये नीचे जो अफसर है, चाहे वो डीजी जो डिप्टी मैनेजर लेवल का आदमी हो, चाहे विंडो ऑपरेटर, उसके हाथ में इतनी पावर है, जवाबदेही नहीं है, वहां पे ऑडिटर्स उसको पकड़ नहीं रहे हैं। आपको जान के ये मतलब ये एक रॉयटर्स की जो है रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने आरबीआई से पूछा कि कितना हो गया है एनपीए बैंक्स का, कितना हो गया है, तो 2012-13 से लेके 2016-17 में करीब तिगुना हो गया है बैंक का एनपीए। 176 लाख करोड़ हो गया है 63 लाख करोड़ से। तो ये सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग ये पॉलिटिशियंस तो 5 साल के लिए आएंगे जाएंगे, इसमें पकड़ने की जरूरत है जो बैंक अफसर जिनके हाथ में ताकत है ये देने। अगर इसी में जो क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि सरकार बहुत वो कर रही है, एक इंटरेस्टिंग किस्सा न्यूज़पेपर में आया था कि मोदी सरकार ने 16 आईएएस अफसरों से कहा कि अगर वो अपनी जो है कितनी उनकी संपत्ति है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेता खड़ा हो रहा है न केवल उसकी अपनी वाइफ और अपने रिलेटिव्स की संपत्ति देनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने आईएएस अफसरों को जब धमकी दी कि अगर तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा अगर तुम ये नहीं दोगे, जबकि ये जो नियम है सिविल सर्विसेज का, ये जब से मतलब कम से कम 50-60 साल से नियम ठीक है, तो ये हमें ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को पहले ठीक करेंगे तब। ठीक है ललित जी, आपसे समझना चाहूंगा, बैंकर भी रहे हैं, सीए भी हैं, आप बेहतर समझ पाते हैं किस तरह से स्विफ्ट के जरिए कम्युनिकेशन होता है, फिर किस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट जाता है या एलओयू जाता है और किस तरह सैंक्शनिंग होती है। तो हर साल इसका ऑडिट भी तो होता होगा, बैंक का इंटरनल ऑडिट अपना होता होगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है वो एक जो जनरल मैनेजर था उसका दोष था, लेकिन इंटरनल ऑडिट बैंक का होता होगा, बहुत ऊपर के तक उसकी रिपोर्ट जाती होंगी, आरबीआई का अपना ऑडिट होता होगा, इतने साल क्यों नहीं पकड़ा गया? फिर देखिए, किसी भी बैंक में कई लेवल्स पे चेक होते हैं। सबसे पहले तो जब भी इस तरह से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू होती है तो उसके लिए एक सैंक्शन लिमिट होती है उस पर्टिकुलर अकाउंट की या उस पर्टिकुलर बोरोवर की या अकाउंट होल्डर के लिए। बैंक की गवर्निंग काउंसिल, बोर्ड या जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है, एक सैंक्शन लिमिट देता है। तो उसी सैंक्शन लेटर में उसका प्रोसीजर लिखा जाता है कि किन किन बातों का कंप्लायंस होने पे वो लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू होंगे। अभी इस केस में जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा या और पीएनबी के जो एमडी हैं उनका भी कल इंटरव्यू आ रहा था, जो हमें समझ आया उसमें ऐसे हुआ कि वो कहते हैं कि बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी ट्रांजैक्शन के ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू की गई। हर एक बैंक एक अपने कॉमन सॉफ्टवेयर पे चलता है, सीबीएस सिस्टम है,
और मोस्ट ऑफ द बैंक कॉमन सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं। तो सबसे Finacle पहले use करते हैं। हाँ, सब फिनेकल यूज करते हैं बहुत सारे बैंक, शायद पीएनबी भी फिनेकल यूज करता है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होने के लिए उस फिनेकल में सीबीएस सिस्टम में एंट्री होती है कि क्या उस अकाउंट की सैंक्शन लिमिट है, क्या उस सैंक्शन लिमिट में बाकी लिमिट खाली है कि और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू हो सकती है। तो इस केस में ये सुनने में आया, हमें समझ आ रहा है न्यूज़पेपर पढ़ के कि सैंक्शन लिमिट थी नहीं और वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू हो गई। अब होता क्या है कि जब हिंदुस्तान से बाहर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू होते हैं तो पहले तो क्या मैनुअल जाता था, फैक्स जाता था। अब एक इनका कॉमन सिस्टम है स्विफ्ट, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे सारे बैंक जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो पीएनबी की एक ब्रांच से वो स्विफ्ट मैसेज एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के रूप में कई बैंकों में फॉरेन ब्रांचेस में चला गया और उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेस पे जो है वहां पे फंडिंग हुई। अब क्वेश्चन ये है कि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कैसे हो गया जब सैंक्शन लिमिट नहीं थी। दूसरा जो ऑडिट लेवल्स, हाँ, जो ऑडिट लेवल्स पे है, एक तो ब्रांच में कॉन्करेंट ऑडिट होता है, दूसरा ब्रांच बैंक्स का ऑडिट बहुत सारे होते हैं, ऑडिट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ऑडिट ने आज तक इनको नहीं पकड़ा। तो ऐसे में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहीं कोई ऊपर वाला है जो सबको सपोर्ट कर रहा था। हमको समझना ये होगा कि 2011 से 2014 तक ऊपर वाला कौन था, फिर 2014 से 2018 तक ऊपर वाला। ठीक है सुलेमान भाई, ये जो सीबीआई की एफआईआर है 15 फरवरी वाले का आपने कोट किया, अभिषेक ये 15 फरवरी का कह रहे थे जो एफआईआर है वो कहती है 4,886 करोड़ रुपए की एलओयू जारी हुए। और इसके पहले जो 29 जनवरी 31 नहीं 29 जनवरी की जो एफआईआर है वो कहते हैं 280 करोड़, यानी करीब करीब 5,51 करोड़ की। एक सेकंड, ये करीब करीब 5,51 करोड़ की एलओयू हुए। आप कह रहे हैं कि 20-21 हजार करोड़ का घोटाला है, तो बाकी 16,000 करोड़ कब हुए? तो आपने अगर 21,000 करोड़ के आंकड़े के साथ आप आए हैं तो आपको पता होगा ये कब के हैं। सर हम सरकार में नहीं है ना, जो कागज हमें मिले और जो सीबीआई के कागज हैं हमने बता दिया। अगर इतना कुछ कांग्रेस ने किया है तो कागज क्यों नहीं जारी करती निर्मला सीतारमण जी या नरेंद्र मोदी जी या अरुण जेटली जी? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डंका पीट रहे हैं, करोड़ के नंबर के चोरी साथ करी आप है, बताएंगे उसको सीनाजोरी कर रहे का हैं। नंबर वो बना चोर है, है। ये जानना चाहेगा कि 21,000 करोड़ के नंबर बना हम कैसे? बता रहे हैं 11,400 करोड़ का तो ये घोटाला है एलओयू का। हाँ, बता रहा हूं ना, 9,000 करोड़ का कल खुल गया घोटाला। जो लोन्स थे, जो लोन देखिए लोन्स जो चल रहे थे वो 11-12 से अगर चल रहे थे, लेकिन एनपीए लोन की तो सिस्टम आपको पता ही है, आप जमा करते रहिए आपको मिलता रहेगा। लेकिन 2014 के बाद जमा ही करना बंद कर दिए, 9,000 करोड़ का कर्जा बना दिया। तो 12,000 करोड़, 9,000 करोड़, 21,000 करोड़ हुए। और कुछ बैंक्स के हैं जिनके फेवर में लेटर ऑफ एलओयू दिए गए थे, तो 30,000 करोड़ के करीब इकोनॉमिस्ट कहते हैं पूरा घोटाला निकलेगा, जिसमें 21,000 करोड़ का हिसाब है। एक बात और कह रहे थे कि अभिषेक सिंघवी जी का कोई मसला बता रहे थे, ताल्लुक ये कह रहे थे नीरव मोदी जी से है। अभिषेक सिंघवी जी ने आज अपनी प्रेस स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बताया है कि नीरव मोदी जी ने उनकी एक प्रॉपर्टी लीज पे ली थी, किराए पे, जो लीज दिसंबर 2017 में खत्म हो गई। और उस प्रॉपर्टी में उनकी एक कंपनी है जिसमें उनकी बीवी और बेटा डायरेक्टर है, उसने लीज पे दी थी। उनका नीरव मोदी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेहुल चौकसी से। ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है बीजेपी का, जो झूठ, अफवाह और इस पे ही सिर्फ चल रहा है। अगर कोई कागज है या कोई चीज ऐसी है तो दिखाइए। उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट अपना जारी किया और ये बात बिल्कुल साफ है। ठीक है, जेटली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, जेटली जी आप जब कुछ कहें तो इसके साथ ये भी बताइएगा, कुछ देर पहले आप दिनेश दुबे का जिक्र भी कर रहे थे, जो इलाहाबाद बैंक के फॉर्मर डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा मैंने 2013 में ही विसल ब्लो कर दी थी, लेकिन उन्होंने ही कहा है कि मामला 2013 से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये 50 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि यूपीए से शुरू हुआ और एनडीए में आके 50 गुना बढ़ गया। इसका भी जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं इसका आपको दो तरीके से जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बार बार ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रही है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि देखिए कितने कोइंसिडेंट्स हैं। कि पहली बात, मनु सिंघवी जी की धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र की कंपनी नीरव मोदी के साथ टाई अप करती है, शेयर होल्डिंग होती है उनकी, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन होता है। दूसरी बात, अरे भैया फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक जो नॉमिनी थे, नॉमिनेटेड डायरेक्टर थे, एक सेकंड, नॉमिनेटेड डायरेक्टर थे, वो कांग्रेस सरकार को बार बार ये बात कह रहे थे,
बार बार उन्होंने कोट किया कि मैंने दिल्ली की भाई को जानते कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है नरेश सोनी जी, कोई प्रॉपर्टी नहीं, इनकी पार्टनरशिप नहीं है, एक मिनट सुनिए, प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है। मैं आपके रिश्ते निकाल रहा हूँ, एक मिनट रिश्ते कोई टाइप नहीं है ना कोई पार्टनरशिप है, सिर्फ प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है। आपने कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा चोरों से रिश्ता है, आपने जो बात कही चोरों से रिश्ता आपका है। नरेश भाई ये झूठ बोल रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, इनका चोरों से रिश्ता नहीं है, हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। आपने बात कांग्रेस पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, हम पे इल्जाम मत लोगों ने आपका चोरों के साथ है, हम नहीं ये चोर आपके साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। सुलेमान भाई इल्जाम मत लगाइए। एक सेकंड सुलेमान भाई, आपने अपनी बात रखी, एक बार राजीव जी अपनी बात रख ले। तुम चोर हो, ठीक है, राजीव जी भी बात रख ले, इस तरह से सरकार चोर है, ये सरकार चोर है, आपके नेता चोर है। ठीक है राजीव जी रुकिए। इसीलिए हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, सुलेमान भाई नहीं रखेंगे, कभी भविष्य में नहीं रखेंगे। सुलेमान भाई, हमें इल्जाम नहीं चाहिए कि हम चोरों को अपना दोस्त। राजीव जी अपने जवाब पर आइए, राजीव जी अपने जवाब पर आइए। सुलेमान भाई आप रुकिए, जहाजों सुलेमान भाई आप रुकिए, लोगों की गाड़ी। सुलेमान भाई आपका जवाब हो गया, अब राजीव जी की प्रतिक्रिया ले लें उस पर। अब चोरों ने अब राजीव जी की प्रतिक्रिया ले लें। नहीं ठीक है, हो गया, एक बात को 4 बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। राजीव जी। हाँ, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने कोट किया कि हमने नहीं कहा। जिस डायरेक्टर को कांग्रेस ने अपॉइंट किया, उस डायरेक्टर को कांग्रेस ने मजबूर किया कि आप ये पद छोड़िए। ये पद इसलिए छोड़िए, सुनिए, ये पद इसलिए छोड़िए क्योंकि आपने 1500 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा कि इनके पास पावर नहीं है, पहले 1500 करोड़ रुपए चुकाएंगे, उसके बाद इनको लोन देने की बात की जा सकती है। प्रेशर किसका आता है? उन्होंने कहा कि मैंने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास भी बात रखी, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास भी बात रखी, और उसके बाद चलो, अगर आपने कहा, अभी मेरे जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठे थे उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी हावी होती है, मैं इस बात से मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी हावी होती और जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी उस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को ना बचाती? क्या वो उसे मजबूर करती अपने पद से इस्तीफा देने के लिए हेल्थ ग्राउंड के ऊपर? यहां पर साफ हो जाता है। दूसरी तरफ मनु सिंघवी जी, तीसरी तरफ राहुल गांधी जी वहां जाते हैं 13 सितंबर को, 15 सितंबर को इलाहाबाद बैंक पुश करता है 1500 करोड़ रुपया उनको देने के लिए। इससे ज्यादा और खुलासे आपको क्या चाहिए? एनपीए की बात करी थी, मैं 1 मिनट मात्र 10 सेकंड में खत्म करूंगा। देखिए एनपीए पे कांग्रेस ने कितना बड़ा झूठ बोला इन्हें इस देश को। 2008 में 18 लाख करोड़ के एनपीए थे 2008 में। 2012 में जाते जाते ये 52 लाख करोड़ पर छोड़ के गए और क्लेम करके गए कि हमारी सरकार में एनपीए केवल 36% है, लेकिन जब उसका खुलासा हुआ तो वो भी 82% निकले। तो ये देखिए देश को भी गुमराह करते हैं राजीव जी, लेकिन जवाब आपने नहीं दिया। जी अपने पैकेज में कहते हैं नरेंद्र मोदी जो घोटालेबाज मोदी है उसको कहते हैं राजीव जी। तो इससे संबंध बता दो, इसमें ऐसा है कि ये हम लोग इस तरह की बातें तो कर रहे थे, लेकिन देशवासियों को एक चीज समझनी चाहिए। अभी IMF की स्टडी आई थी, ये जो बैंकिंग घोटाले से हम लोग परेशान होते हैं कि हिंदुस्तान में जो है 1970 से लेके 2011 तक जितने घोटाले हुए हैं उसमें हिंदुस्तान को करीब 1% जीडीपी का लॉस हुआ है। इसके मुकाबले इमर्जिंग इकोनॉमीज को 10% और डेवलप्ड वर्ल्ड में 6.8% का है। तो अभी ये हम लोगों को जो जीडीपी का नुकसान है वो अभी कम है, लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया तो ये कल को जो है, अभी इटली में पिछले साल $25 बिलियन जो है बैंक को बेल आउट दिया गया है, प्राइवेट बैंक को। तो इसका ना तो हल जो है प्राइवेटाइजेशन है, ना इस तरह से बैठ के कि तुम्हारी गलती है कि मेरी गलती है। ये तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि समृद्ध के नहीं दोष गोसाई। तो जो पावरफुल होता है वो कभी नहीं पकड़ा जाता, और ये उड़ गए मान लिया, वो चिड़िया चुग गई, खेत हम लोग रो रहे हैं। इसका एक ही बड़ा सिंपल तरीका है कि जवाबदेही होनी चाहिए। आरबीआई ने भी अभी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें कि उन्होंने जो है कहा है कि भाई 2000 करोड़ से ऊपर का जो है अगर आप पे जो है एनपीए बन रहा है तो 180 दिन में आप सामने लाइए। इस तरह की जवाबदेही जब तक हम बैंकिंग सिस्टम में नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है ये हर 2 साल 3 साल पे एक दूसरे को बैठ के गाली गलौज करते रहेंगे नेता लोग। तो इसका बड़ा सिंपल सिस्टम है, जो कि आप भी कह रहे थे कि जो स्विफ्ट है और जो है कोर बैंकिंग सिस्टम है, अगर वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक तरफ से पैसा जा रहा है और दूसरे हाथ को मालूम नहीं कि पैसा कहाँ गया, तो ये तो सिस्टम की कमजोरी है ना। ऑडिटर, हम लोग ऑडिटर की बात कर रहे थे। कमजोरी के अलावा देखिए, कमजोरी के अलावा कई स्तर पर आंखें मूंद ली गई, वरना ऐसा क्या था कि आपने जो स्विफ्ट इंटरेक्शंस हो रहे हैं
किसी ऑडिट में, जैसा कि अभी ललित जी बता रहे थे कि 4 लेवल पे ऑडिट होता है, किसी ने नहीं देखा कि स्विफ्ट इंटरेक्शन में कितना क्या एलओयू गया है। राजीव जी बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल अब आखिरी हिस्से में आ गए, आखिरी मिनट में आ गए। इनफैक्ट मुझे बात बताइए कि जितनी जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, ये किस हड़बड़ी में है कि जैसे ही सीज कर रहे हैं तुरंत वैल्यूएशन आ रहा है। आप बताइए 24 घंटे के अंदर सीजर के क्या बताया जा सकता है 5,500 करोड़ का सीजर हो गया है? देखिए सीबीआई ने जो भी रिपोर्ट रखी, आता हूं दिनेश जी आपके पास, आज ये एक रिपोर्ट एक आंकड़ा आता हूं दिनेश जी, इधर आऊंगा आपके पास, 1 मिनट दे दीजिए खाली, आता हूं आपके पास। बोलिए। 1300 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जब्त की जा चुकी है और उसका संपत्ति का भी तो वैल्यूएशन होगा ना सर, 24 घंटे में कैसे पॉसिबल? और दूसरी बात, जो पहले मैंने आपको बताया, जिस उनकी जो एसेट वैल्यू हो उसके हिसाब से, ये मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि सीबीआई किस आधार पर इस तरीके के आंकड़े रखती है। वो आंकड़े तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या उनके जो ऑफिशियल डेटा है वही बता सकता है, जो मैं भी जो मतलब जवाब नहीं मैटर है जिसके ऊपर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात आपने बोली कि इतनी जल्दबाजी क्या है। देखिए 2011 से ये घोटाला हो रहा है, आज भी हम उस घोटाले के ऊपर पूर्ण तरह से उसकी कमर नहीं तोड़ेंगे तो हम कब जाकर तोड़ेंगे? क्या इस प्रथा को आगे चलाना है? रिफॉर्म के साथ साथ घोटालेबाजों को भी अंदर करना है, किसी भी तरीके से। जब सवाल कमर तोड़िए, 5,000 करोड़ के हीरे किसने गिने? ये दिनेश जी बिल्कुल आखिरी मिनट है। दिनेश जी एयरपोर्ट पे उसकी फोटो क्यों नहीं डलवाई इमिग्रेशन में? लुकआउट नोटिस क्यों नहीं जारी किया? अगर आप हम तो चाहते हैं बोलो, हमें तो पता लगे एनपीए कैसे बढ़ रहा है। अरे भाई सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया, हम तो निकाल रहे हैं। अब फोटो निकालेंगे, उसमें शुक्ला जी की आ जाएगी, उसमें राहुल गांधी सुलेमान भाई आखिरी 30 सेकंड आपके, राहुल गांधी सुलेमान भाई बोले, एक सेकंड सुलेमान भाई जा सकता है। लुकआउट नोटिस सबकी बात हो रही है जब उनके, ठीक है जेटली जी, हुआ सुलेमान भाई। तुम चोर लिख रहे हो, टीवी पे भी चोर और डकैतों का अरे साथ क्यों नहीं जारी किया आपने? फिर वो दावोस में उनके साथ कैसे खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ? दिमाग हम कह रहे हैं जब भी फोटो जारी होगी राहुल गांधी जी के साथ ही जारी बहुत बहुत शुक्रिया होगी के लिए। बड़ा सवाल यही रह गया कि इस देश का पैसा आएगा क्या, क्योंकि जब तक ईमानदारी से अपनी गलती कोई पार्टी स्वीकार न करे और सामने वाली पार्टी पर ही कालिक पोतने की पूरी स्कीम में रहे तो फिर राजनीति दिखती है, वो संजीदगी फिर उसमें से गायब हो जाती है कि देश का पैसा चला गया, जनता का पैसा चला गया। और पूरी कोशिश जो हो रही है इस वक्त, या तो जल्दबाजी में वो आंकड़े जारी करने की कि हमने सीजर कितना कर लिया ताकि हम ये दावा कर सके देखिए इतना हम वापस ले आए, वैल्यूएशन कैसे हुई किसी को नहीं पता। इतनी जल्दी हो सकता है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में देश के बारे में वाकई कोई सोच रहा है क्या, या सिर्फ राजनीति होती रहेगी बस मुद्दे पर? नमस्कार।